बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3, बैंकिंग टर्म्स पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हमने कुछ बैंकिंग टर्म्स का जिक्र किया था, डिस्कस किया था, और अब हम कुछ और मज़ीद बैंकिंग टर्म्स के हवाले से इंट्रोडक्शन करेंगे। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस दीज टर्म्स: non-scheduled banks, non-negotiable instruments, order check, paid up capital, overdraft, prospectus, passbook, renewal of the bill, promissory note, saving bank account। सबसे पहले है जी लेटर ऑफ क्रेडिट। इसके नाम से जाहिर है कि ये उधार का लेटर होता है। उधार की ट्रांजैक्शंस जब भी होंगी तो लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक से इशू करवाया जाएगा। द लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ रिटन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द बैंक बायर्स बैंक ऑथराइजिंग द सेलर टू विदड्रॉ अमाउंट अकॉर्डिंग टू द सम टर्म्स एंड कंडीशंस। ये लेटर जो ख़रीदार है वो बनवा कर सेलर के हवाले करेगा, जो ये सबूत होगा कि इस सेलर से मैंने इतनी चीज़ें उधार ली हैं और इस वक्त ये पे करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 माह बाद, 3 माह बाद या 6 माह बाद, वो तमाम चीज़ें इसके ऊपर मेंशन की जाएंगी इस लेटर के ऊपर। बैंक इशूज़ दीज लेटर्स टू फैसिलिटेट द ट्रांजैक्शन बिटवीन द पीपल। लोगों के दरमियान जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी लेन देन होता है, वो फैसिलिटेट करने के लिए। बाज़ औक़ात आपके पास अभी अमाउंट नहीं होती तो आप लेटर ऑफ क्रेडिट को बनवा कर चीज़ ख़रीद सकते हैं। इसकी 2 किस्में होती हैं मेन, एक कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट और एक पर्सनल लेटर ऑफ क्रेडिट। कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट कारोबारी मकासद के लिए बनाया जाता है और पर्सनल लेटर ऑफ क्रेडिट ज़ाती लेन देन के लिए बनाया जाता है। तो इंशाअल्लाह इनको हम तफसीली लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये है स्पेसिमेन ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। आप देख सकते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द स्पेसिमेन ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। इसमें आप देख सकते हैं टू मिस्टर फ़लाँ फ़लाँ, उसका एड्रेस और किसने बनवाया है, फ्रॉम विच बैंक, बायर्स का बैंक होगा, यानी कि जो ख़रीदार है चीज़ों का उसके बैंक का ये लेटर होगा। और इसमें ये इस टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तमाम तफसील से लिखी गई हैं और इसके अंदर ये बताया जाएगा कि कितनी अमाउंट ली जा रही है, कितनी चीज़ें हैं और कब पे होगा और किन कंडीशंस पर होगा। तो ये तमाम तफसीलात आप इसमें में देख सकते हैं। अब देखते हैं जी दूसरी टर्म, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट। सबसे अहम कानूनी दस्तावेज़ है किसी भी बैंक के लिए। इट मस्ट बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बैंक। जब आप बैंक बनाने जा रहे हैं तो ये रजिस्ट्रार के पास ये डॉक्यूमेंट जमा करवाना ज़रूरी है। नो चेंज इज़ पॉसिबल इन दिस डॉक्यूमेंट विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट। इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप कोर्ट की परमिशन के बगैर कोई तब्दीली नहीं कर सकते। इस डॉक्यूमेंट के अंदर कई किस्म की चीज़ें होती हैं, कई बातें लिखी होती हैं, जिनमें से चंद के अहम मैं आपको बताता हूँ। नेम ऑफ द बैंक, कैपिटल क्लॉज, हेड ऑफिस, ऑब्जेक्ट क्लॉज। नेम ऑफ द बैंक, आप क्या नाम रखने जा रहे हैं बैंक का। कैपिटल क्लॉज का मतलब है कि आप कितने पैसे से, कितने सरमाए से और किस तरह का सरमाया आप अरेंज करें, कितने सरमाए से आप ये बैंक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो इसमें तहरीर होगा। और हेड ऑफिस का एड्रेस होगा, हेड ऑफिस की बिल्डिंग, उसकी लोकेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब है कि
मकसद क्या है इस बैंक के काम करने का? क्या ये इन्वेस्टमेंट बैंक है, क्या ये कमर्शियल बैंक है, क्या ये एग्रीकल्चर बैंक है? तो इन सब चीज़ों का मकसद जो है वो इसमें वाज़े किया जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हवाले से बताता चलूँ कि ये 3 अहम डॉक्यूमेंट्स ऑफ द बैंक, उनमें से एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है जब बैंक का क़याम अमल में लाया जाता है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, द बैंक्स विच आर नॉट रजिस्टर्ड इन द लिस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक अंडर इट्स चार्टर are called non-scheduled banks. A bank has to meet the requirements of the central bank to get registered. ऐसे बैंक जो कि सेंट्रल बैंक के पास रजिस्टर होंगे वो शेड्यूल कहलाएंगे, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहलाएंगे। ऐसे बैंक के ऊपर आवाम कम एतमाद करती है जो कि शेड्यूल्ड बैंक ना हो, यानी कि नॉन शेड्यूल्ड बैंक के ऊपर जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर आवाम पब्लिक कम यकीन करेगी। A bank has to meet the requirements of the central bank to get registered. People do trust a scheduled bank. एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक को लोग ट्रस्ट नहीं करते। मिसाल के तौर पे बैंक ऑफ पंजाब वाज अ नॉन शेड्यूल्ड बैंक, बट इट हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ अ शेड्यूल्ड बैंक इन 1995। 1995 में रजिस्टर हुआ तो ये देखा गया कि बैंक ऑफ पंजाब का कारोबार 1995 के बाद, यानी कि रजिस्टर होने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ा। वो उस एतमाद की वजह है जो कि रजिस्टर होने के बाद आवाम करती है। आगे आता है जी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। दीज आर सच क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हुज राइट्स कैन बी ट्रांसफ़र टू एनी अदर पर्सन। ये लीगल राइट्स की बात हो रही है कि कानूनी तौर पर अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट को किसी को ट्रांसफ़र कर सकें तो वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। द राइट्स ऑफ दोज इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रांसफर्ड ओनली बाय एंडोर्समेंट। तो इनके राइट्स आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू एंडोर्समेंट के ज़रिए। एंडोर्समेंट हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि वो क्या होती है। किसी भी डॉक्यूमेंट के बैक साइड पे अगर हम ये स्टेटमेंट लिख दें तो वो ट्रांसफ़र हो सकती है और इसे एंडोर्समेंट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे जो हमारे पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं उनमें है चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट। ये वो ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि निगोशिएबल हैं, ट्रांसफ़रेबल हैं, लीगल राइट्स इनके ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। आगे आता है जी नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनको ट्रांसफ़र ना किया जा सके, जिनकी लीगल ट्रांसफ़र इन द फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन इज़ नॉट पॉसिबल। दीज आर सच इंस्ट्रूमेंट्स whose rights cannot be transferred to any other person. मिसाल के तौर पे पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप किसी और के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर सकते लीगली। जी, तो अब हमारे पास आता है नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक इज़ अ पब्लिक ऑफिसर। ये एक सरकारी अफसर होता है whose duty is to record the noting and protesting a bill due to non-acceptance or non-payment। नोटरी पब्लिक वो शख्स होता है जो कि इंदराज करता है किसी बिल ऑफ एक्सचेंज का, ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज का जिसको नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट की वजह से रद्द कर दिया गया हो। डिसऑनर्ड बिल्स को रजिस्टर करने का काम ये अफसर करता है और ये एक सरकारी बंदा है, इसे नोटरी पब्लिक कहते हैं। जब भी कोई शख्स किसी का बनाया हुआ ड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज
एक्सेप्ट ना करे या पे ना करे तो उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है और वो पब्लिक ऑफिसर नोटरी पब्लिक के पास ये रिकॉर्ड रखा जाएगा। ऑर्डर चेक, चेक की एक किस्म है। इस चेक की किस्म में चेक के ऊपर नेम ऑफ द पेई इज़ रिटन ऑन इट। पेई कौन होता है? जिसको पेमेंट करनी होती है, जिसको पेमेंट मिलनी होती है वो पेई होता है, और पेई का नाम इस चेक के ऊपर लिखा जाता है इसे ऑर्डर चेक बनाने के लिए। For the payment of this check, the bank demands identification from the payee to certify the name of the payee written on the check. आपको फ़र्ज़ करें किसी ने चेक काट कर दिया और आपका नाम उसके ऊपर लिख दिया, तो अब ये एक ऑर्डर चेक है, और जब आप बैंक में प्रेजेंट करेंगे तो बैंक आपसे आपकी शनाख्त तलब करेगा, आपका आइडेंटिटी कार्ड देखेगा और उसकी कॉपी साथ लगाने को कहेगा ताकि वो आपकी शनाख्त मैच कर सके उस नाम के साथ जो कि चेक के ऊपर लिखा गया है। नो एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट द पेई कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। इस चेक के ऊपर, ऑर्डर चेक के ऊपर, कोई और शख्स वो पैसे वसूल नहीं कर सकता जो उस चेक के ऊपर लिखे हुए हैं, अगर ये ऑर्डर चेक है। और ऑर्डर चेक की निशानी क्या है? अभी हमने पढ़ा कि ये ऑर्डर चेक के अंदर नाम ऑफ द पेई, नेम ऑफ द पेई मस्ट बी रिटन। ऑर्डर चेक के स्पेसिमेन को देखते हैं तो इससे हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि ऑर्डर चेक क्या चीज़ होती है। नॉर्मली चेक के इंदराजात आप देख सकते हैं, इसके कंटेंट्स को, अकाउंट नंबर है, चेक नंबर है, डेट है, और जहाँ पर पे लिखा होता है चेक के ऊपर उसके आगे उस बंदे का नाम है, तो ये बंदा पेई कहलाएगा, ये पेमेंट इसको मिलेगी। बैंक किसी और बंदे को इसके अलावा ये पेमेंट नहीं करेगा। जब ये नाम तहरीर हो गया तो ये ऑर्डर चेक बन गया। अब हम बात करते हैं ओवरड्राफ्ट की। बैंक अलाउज देयर ट्रस्टफुल कस्टमर्स टू विड्रॉ मोर देन डिपॉजिटेड अमाउंट इन देयर बैंक अकाउंट्स। अपने ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट जारी करता है। ये भी एक किस्म का कर्ज़ा होता है। फ़र्ज़ करें कि अगर आपके अकाउंट में 5,000 रुपये मौजूद हैं और आपको दरकार हैं 6,000, और आप ट्रस्टफुल कस्टमर हैं बैंक के, तो बैंक आपको 1,000 के बराबर ओवरड्राफ्ट करेगा। इसका मतलब है कि आप अपने अकाउंट के अंदर मौजूदा रकम से ज़्यादा अमाउंट निकाल सकते हैं। ये एक टेम्परेरी कर्ज़ा होता है जो कि एक छोटी मुख्तसर मुद्दत के बाद आपको रिटर्न करना होता है, और इसके ऊपर बैंक अपना इंटरेस्ट चार्ज करता है। और समझने की बात ये भी है कि इंटरेस्ट 6,000 पे नहीं लगेगा, बल्कि ओवरड्राफ्ट की जितनी अमाउंट होगी यानी कि 1,000 उसके ऊपर लगेगा। बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन द ओवरड्राफ्ट, और डेफिनेटली बैंक एक, अगर कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक ही ओवरड्राफ्ट जारी करता है, तो बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट आपसे कमाएगा। अगली टर्म हम देखते हैं, ये है पेड अप कैपिटल, अदाशुदा सरमाया। उर्दू में इसे कहा जाएगा अदाशुदा सरमाया। It is that portion of the called up capital as has been actually paid up by the shareholders, as also the extent to which the shares have been issued and paid. शेयर होल्डर्स के पास जितना शेयर होता है
उसमें से कितने शेयर्स पेड हो चुके हैं, वो मालियत पेड अप कैपिटल कहलाएगी। तो पेड अप कैपिटल जो है वो किसी भी बैंक की वर्थ को शो करने के लिए एक अहम किरदार अदा करता है। शुरू में आप जितने सरमाए से पैसा लगाकर, जितने सरमाए से आप कारोबार शुरू कर रहे हैं, यानी कि बैंक शुरू कर रहे हैं, और उसमें से आपने फ़र्ज़ करें 1000 शेयर्स इशू किए हैं और इशूड शेयर्स में से 600 शेयर्स जो हैं वो बिक गए हैं, तो वो जो बिके हुए शेयर्स का पैसा है वो पेड अप कैपिटल कहलाएगा। अब हम चलते हैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की तरफ, प्रॉस्पेक्टस। ये दूसरा डॉक्यूमेंट है जो कि किसी बैंक की स्टार्ट करने के वक्त आपको रजिस्ट्रार को जमा करवाना होता है। पहला हमने पढ़ा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉस्पेक्टस। दिस डॉक्यूमेंट इज़ एडवर्टाइज्ड फॉर रेजिंग द कैपिटल। ये एक किताबचा होता है जो कि अपने बैंक की तमाम तर खसूसियात को बयान करता है और कैपिटल रेज़ करने में मदद देता है। इन दिस द जनरल पब्लिक इज़ इन्वाइटेड, और आम लोगों को ये दावत दी जाती है कि वो हमारे बैंक के या हमारी कंपनी के शेयर्स को ख़रीदें। एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्टस शुड बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफिस, और इसकी एक अटेस्टेड कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करवाई जाएगी। इट कंटेन्स ऑल पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नेम एंड एड्रेस ऑफ द बैंक, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर्स। ये चंद चीज़ें हैं जो कि अभी बताई हैं, बाकी हम तफसील से इसके लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। अब हमारे पास आती है पासबुक। Passbook is a book in which bank keeps the record of all receipts and payments of the customers. पासबुक एक ऐसा किताबचा है जिसमें एक अकाउंट होल्डर के अकाउंट की तमाम पेमेंट्स और रिसीट्स जो हैं वो हम इसके अंदर तहरीर करते हैं। दिस बुक इज़ इशूड टू द करंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर्स। इट हैज़ फॉलोइंग कॉलम्स। It includes date, detail of the deposits, withdrawals, check number, deposited amount, withdrawals. आपके नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि पासबुक नॉर्मली जो कम पढ़े लिखे या अनपढ़ अकाउंट होल्डर्स हैं उनको बैंक जारी करता है, और ये बुनियादी तौर पे उस शख्स का अपना रिकॉर्ड रखने के लिए पासबुक बनाई जाती है। उसने जो कुछ भी इसमें एंटर किया, उसने जो कुछ भी उसमें से निकाला, वो सब इसमें तहरीर करते हैं और बैंक कस्टमर की डिमांड पर इसे इशू करता है। स्पेसिमन ऑफ द पासबुक, ज़रा देखिए कि पासबुक का एक्सटर्नल व्यू आपके सामने है। ये दो किताबें आपके सामने पड़ी हैं। साइज़ में डिफरेंट हो सकता है मुख्तलिफ़ मुल्कों में, मुख्तलिफ़ बैंकों में, लेकिन नॉर्मली ये एक स्टैंडर्ड साइज़ की छोटी किताब होती है। अ पासबुक इज़ अ बुकलेट, बुकलेट छोटी किताब को कहते हैं। अ पासबुक इज़ अ बुकलेट वेयर इन अ बैंकर रिकॉर्ड्स हिज कस्टमर्स अकाउंट एज इट अपीयर्स इन द लेजर। लेजर वो जो कि बैंक के पास मौजूद होता है रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड कस्टमर के लिए मेंटेन किया जाता है ताकि उसको भी याददाश्त रहे। अब हम पासबुक का इंटरनल व्यू देखते हैं। इंटरनल व्यू में आप आ जाएं तो आपके सामने देखें कि 3-4 कॉलम हैं। एक कॉलम है डेट का, फिर पर्टिकुलर्स हैं, फिर डेबिट अमाउंट, फिर क्रेडिट अमाउंट और फिर क्लियरिंग बैलेंस।
या क्लोजिंग बैलेंस। अब आप देखें कि आपको वाज़ेह है अकाउंटिंग के स्टूडेंट होने के नाते और अब प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग में भी आप देख सकते हैं कि ये कॉलम आपके लिए कोई नए नहीं हैं, लेकिन ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि पासबुक के अंदर जो पेजेस लगे होते हैं उनमें ये डिज़ाइन मौजूद होता है, तो इसमें तमाम ट्रांजैक्शंस जो हैं वो मैनुअली एंटर की जाती हैं। अब हम देखते हैं जी प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या कहता है? इसके नाम से जाहिर है कि एक वादा, ये एक ऐसी तहरीर होगी जिसमें वादा किया गया हो। इसकी डेफिनेशन को देखें तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, गैर मशरूत वादा, signed by the maker to pay a certain sum of money only to pay a certain person or to the bearer of the instrument on demand or at a fixed future time। ये एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अनकंडीशनल प्रॉमिस होगा, इसके ऊपर कोई शर्त लागू नहीं हो सकती। यानी कि अगर मैं कहूँ कि इस बंदे को ये अमाउंट उस वक्त देना जब वो 18 साल का हो जाए, तो ये मैंने शर्त लगा दी है, ऐसी कोई शर्त इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होती, ये अनकंडीशनल होता है। तो इसमें वादा किया गया होता है एक मखसूस अमाउंट के देने का एक ख़ास बंदे को या उसको जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट मौजूद हो, ताकि वो एक ख़ास फ्यूचर टाइम के ऊपर आकर इस पैसे को वसूल कर सके। मिसाल के तौर पे इंडिविजुअल प्रॉमिसरी नोट, जॉइंट प्रॉमिसरी नोट, ये इसकी किस्में हैं और एग्जांपल्स भी। प्रॉमिसरी नोट का स्पेसिमन चेक करते हैं कि ये कैसा होता है, ज़रा गौर से देखिएगा। स्पेसिमन ऑफ द इंडिविजुअल प्रॉमिसरी नोट, राइट साइड पे आपको स्टैंप नज़र आएगी डाकखाने की, लेफ़्ट साइड पे उस बंदे का एड्रेस जिसको आपने ये भेजना है, उसके बाद ₹2000 अमाउंट लिखी गई है। इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। आफ्टर 15 days आई प्रॉमिस टू पे ₹2000 टू अजीम अकेडमी ऑफ लाहौर और टू दी ऑर्डर। यानी कि उस शख्स ने एक प्रॉमिसरी नोट बनाकर लिख दिया, इतनी अमाउंट अदा करने का वादा करता हूँ अजीम अकेडमी ऑफ लाहौर को या टू ऑर्डर, या जिसको वो कहेंगे। नीचे उस शख्स का नाम आ जाएगा जिसने ये पेमेंट करनी है। अब हम देखते हैं रिन्यूअल ऑफ द बिल। कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज आप बना लें तो उसको रिन्यू किया जा सकता है। समटाइम्स द एक्सेप्टर ऑफ द बिल फाइंड्स हिमसेल्फ अनएबल टू मीट हिज एक्सेप्टेंस on the due date. He may request of the drawer of the bill before it is due to cancel the original bill and draw on him a new bill for an extended period. This is called renewal of the bill. यानी कि किसी भी याददाश्त को दोबारा बनाना रिन्यूअल कहलाता है। आप फ़र्ज़ करें आपने एक बंदे को पेमेंट करनी थी इस महीने की 25 तारीख को, या चलें ऐसे समझें कि आपने पेमेंट करनी है 30 तारीख को और ड्यू डेट 30 तारीख है, तो उससे पहले जाकर आप उस बंदे को कहते हैं कि भाई अभी मैं 30 को पेमेंट नहीं कर पाऊँगा, आप मेरा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसे रिन्यू कर दें। तो फिर वो बाहमी रज़ामंदी से वो शख्स एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो आपको नई डेट के साथ जो है वो जारी कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। अब नए के ऊपर आपने तहरीर करवा लिया कि 15 तारीख को अगले महीने की मैं पेमेंट करूँगा, तो ये है रिन्यूअल ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि आपका पहले ड्यू था 30 को और अब वो ड्यू है 15 जून को।
अगर हम गौर से देखें तो अगली टर्म पे चलते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट क्या होता है? इट इज़ द वन ऑफ द थ्री मेन and basic accounts offered by the bank. It is open to encourage the low income people. It can be opened by 100 rupees and very low interest is paid as well. It is an account which creates a thought of saving in the nation. नॉर्मली लोग सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं और ये 100 रुपये से भी खुल जाता है। तो इसके अंदाज़ में आप देखें कि इस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बैंक पे करता है। अब हम बात करते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स की। पहले हम नॉन शेड्यूल्ड को समझ चुके हैं कि वो ऐसा बैंक होता है जो कि सेंट्रल बैंक के साथ रजिस्टर्ड नहीं होता, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं शेड्यूल्ड बैंक्स। शेड्यूल्ड बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो कि सेंट्रल बैंक की लिस्ट में या उसके चार्टर में के मुताबिक उस लिस्ट में इंदराज किया हुआ होता है, रजिस्टर होता है। एक रजिस्टर्ड बैंक को आप शेड्यूल्ड बैंक कह सकते हैं। जैसे हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान, अलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। साइट बिल मतलब जैसे ही नज़र आए वैसे ही पे होने वाला बिल साइट बिल कहलाता है। It is the bill whose amount is paid on the presentation of the bill. जैसे ही बिल सामने आएगा तो आपको वो पे करना होगा। नो फ्यूचर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व, इसमें कोई उधार की पेमेंट नहीं होती। उधार की पेमेंट को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। ये साइट बिल हैं, जैसे ही प्रेजेंट किया जाए वैसे ही इसको पे करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आम कॉमन लाइफ की एग्जांपल मैं इससे आपको समझाता हूँ कि साइट बिल्स का कॉन्सेप्ट क्या है। व्हेन यू शॉप एट अ मॉल, जब आप किसी भी मॉल पे जाके शॉपिंग करते हैं वो आपको बिल पकड़ाते हैं। यू हैव टू पे एट द स्पॉट, आप उसी वक्त उसकी पेमेंट करते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड से करें चाहे कैश से करें। तो दिस इज़ अ साइट बिल। आम तौर पे हमारी आम ज़िंदगी में साइट बिल की इससे अच्छी एग्जांपल नहीं हो सकती। साइट बिल का आपके पास अब बैंक के हवाले से साइट बिल जो बनता है उसका स्पेसिमन कुछ इस तरह से होता है। आप ज़रा देख सकते हैं कि ऑन डिमांड पे माई ऑर्डर और मी अ सम ऑफ ₹5,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। आपने जो चीज़ें ख़रीदी हैं आप उसकी जितनी भी वैल्यू बनती है उसकी पेमेंट आप उसी वक्त ऑन द स्पॉट करेंगे। लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं टू सलीम अहमद और फ्रॉम मोहम्मद अशरफ मुल्तान। ये चीज़ें, ये एक स्पेसिमन जो है ये बैंक के हवाले से पर्टिकुलर हमने देखा जो कि साइट बिल का। स्पेशल क्रॉसिंग, अब हमारे पास आती है स्पेशल क्रॉसिंग। इट इज़ अ चेक दैट हैज़ बीन क्रॉस इट्स फेस्ड with the addition of the name of the banker with or without the word not negotiable. This check shall be deemed as crossed specially. तो स्पेशल क्रॉसिंग के लिए ज़रूरी है कि दो तिरछी लाइनों के अंदर आप नेम ऑफ द बैंकर लिख देंगे या बैंक का नाम लिख देंगे। बैंक का नाम से मुराद ये होगा कि आप उसमें हबीब बैंक लिमिटेड लिख दें तो ये उस बैंक के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये क्रॉस चेक है, ये स्पेशल क्रॉसिंग कहलाती है। जनरल क्रॉसिंग में हमने देखा था कि सिर्फ दो तिरछी लाइनें खींच दें तो जनरल क्रॉसिंग हो जाएगी, लेकिन अगर उन दो तिरछी लाइनों के अंदर अगर आप अल्फाज लिखें हबीब बैंक लिमिटेड तो या अलाइड बैंक लिमिटेड या अल्फा बैंक लिमिटेड तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगी स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग की आप स्पेसिमन को चेक कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर हमने दो तिरछी लाइनें खींची, उसके अंदर लिखा हबीब बैंक लिमिटेड, तो ये स्पेशल क्रॉसिंग है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्डर चेक, पेड अप कैपिटल, पासबुक, रिन्यूअल ऑफ द बिल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, नोटरी पब्लिक, overdraft, prospectus, promissory note and saving bank account. For any doubts and queries,
Dear students, you can contact on this email or WhatsApp number. Thank you very much, and this was the lesson for today. Inshallah, we will meet soon. Goodbye. Take care. Allah Hafiz.